गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम आरोह का लेसन 5 गलता लोहा की व्याख्या समझेंगे, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। सबसे पहले हम शेखर जोशी जी के जीवन परिचय पर नज़र डाल लेते हैं। शेखर जोशी का जन्म आश्विन 3 संवत 1989 अर्थात सितंबर 1932 को अल्मोड़ा उत्तरांचल जनपद के ओजिया गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। जो संवत होता है ना, वो सन से 56 साल आगे चलता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर और देहरादून में हुई। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान ही सुरक्षा विभाग EME अप्रेंटिसशिप के लिए इनका चयन हो गया। सन 1955 से 1986 तक एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में यह कार्यरत रहे। इसके बाद स्वैच्छिक रूप से पद त्याग करके स्वतंत्र रूप से यह लेखन कार्य आज भी कर रहे हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कौसी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, दाज्यू, मेरा पहाड़ और एक पेड़ की याद। इन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी भाषा शैली के विषय में जान लेते हैं। शेखर जोशी सहज, सरल और आडंबर से रहित भाषा शैली के लिए जाने जाते हैं। इनकी रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस करती हुई प्रतीत होती हैं। तो इनका जो हमारे पास अब पाठ है बेटा, वो है गलता लोहा। इस कहानी में लेखक ने जातिगत जो विभिन्नताएं हमारे समाज में फैली हैं, उन पर एक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। तो प्रस्तुत कहानी गलता लोहा एक ऐसे ब्राह्मण जाति के निर्धन युवक की कहानी है जो पढ़ने में तो बहुत होशियार है, परंतु उसके सामने जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि जाति का अभिमान उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखता। वह सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान देता है। तो हम कहानी शुरू करते हैं, अर्थात पाठ का सार यानी उसकी समरी हम लोग देखते हैं। इस कहानी में जो मुख्य पात्र हैं, मोहन हैं, धनराम हैं। इन्हीं दोनों दोस्तों के ऊपर ये कहानी है। मोहन जो है शिल्पकार टोले की ओर अनायास ही मुड़ गया। मोहन के मन में धनीराम लोहार के ऑफर की अनुगूंज शेष थी, जिस वह पिछले कई दिनों से दुकान की ओर जाते हुए सुन रहा था। वह गर्म लोहे की चोट और डंडे पर पड़ने वाली चोट तथा ठंडे लोहे की चोट को आसानी से पहचान सकता था। मोहन अपने घर पर था और वह पुरोहित परिवार से था, अर्थात वह ब्राह्मण परिवार से था। उसके पिताजी पूजा पाठ का काम करते थे। उन्हें कहीं रुद्र पाठ के लिए जाना था, किंतु उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो उन्होंने मोहन से सीधा नहीं कहा कि वह रुद्र पाठ के लिए चला जाए। उन्होंने उससे कहा कि मुझे रुद्र पाठ के लिए भी जाना है और खेतों में भी जाना है, किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मोहन अपने पिता के आशय को समझ चुका था, तो इसलिए पिता के बोझ को कम करने के लिए उसने हंसिया उठाया और खेतों की तरफ चल दिया। क्योंकि रुद्र पाठ तो वह कर नहीं सकता था, क्योंकि वह इसमें अभी इतना परिपक्व नहीं था, तो इसलिए उसने हंसिया उठाया और खेतों की तरफ चल दिया। हंसिया जिससे हम लोग घास वगैरह काटते हैं ना, जैसे बरसीम होती है गाँव में, गेहूँ काटते हैं तो उसे हंसिया कहते हैं। जब उसने हंसिया को देखा तो उस हंसिया में धार सही नहीं थी, उसकी धार अधूरी थी, खुट्टल हो चुकी थी। तो उसने सोचा क्यों ना इस हंसिये पर धार लगवा ली जाए। तभी उसे अपने मित्र धनराम की याद आई, जो बचपन में उसके साथ पढ़ा करता था और उसके पिता लोहार का काम करते थे। तो उसने सोचा क्यों ना अपने मित्र के ही दुकान पर चला जाए, और वह उस तरफ चल दिया। मोहन घर से हंसिया लेकर इसलिए निकला था कि खेत के किनारे से उसी घास को साफ कर ले। अब
वह धनराम के ऑफ़र पर पहुंच गया। ऑफ़र यानी दुकान, उसकी दुकान पर पहुंच गया और उसे अपना हंसिया देकर बोला कि इस पर धार पैनी कर दो। अब दोनों दोस्त आपस में बैठ गए और बैठ कर के पुरानी बातों को याद करने लगे। मोहन ने उनसे मास्टर त्रिलोकी सिंह के बारे में पूछा तो धनराम ने बताया कि मास्टर त्रिलोकी सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। दोनों ही दोस्त पुरानी यादों में खो गए। वो याद करने लगे कि किस प्रकार मास्टर त्रिलोकी सिंह, जो उनके गणित के टीचर थे, बच्चों को डांटते थे, पीटते थे। ठीक है, तो धनराम कहने लगा पुरानी बातों को याद करते हुए कि मास्टर त्रिलोकी नाथ तो मोहन तुम्हें बहुत स्नेह करते थे, क्योंकि शुरू से ही मोहन क्या था, बहुत ही मेधावी था, पढ़ने में होशियार था। और धनराम क्या था, पढ़ने में ज़्यादा होशियार नहीं था, ऊपर से वो लोहार जाति से था। इसलिए उसने कभी भी मोहन से अपनी प्रतिस्पर्धा भी नहीं की, क्योंकि उसको लगता था कि जो पढ़ने का काम होता है वो पुरोहित परिवार का यानी ऊंची जातियों का होता है, नीची जातियों का नहीं होता। और उसका कारण यह था कि बचपन से ही उसके मन में यह बात भर दी गई थी, तो इसलिए उसको हमेशा यही लगता था। इसलिए उसने कभी भी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। अब वो पुरानी बातें याद करने लगे, तो याद करने लगे कि किस प्रकार एक बार मास्टर त्रिलोकी नाथ ने धनराम को 13 का पहाड़ा याद करने के लिए दिया था, और लेकिन चाह कर भी धनराम को वह 13 का पहाड़ा याद नहीं हुआ। 13 का पहाड़ा यानी 13 का टेबल उसे याद नहीं हुआ। त्रिलोकी नाथ की जो खूबी थी वो यह थी कि बच्चे को जब दंड दिया जाएगा तो वह अपने दंड के लिए अपना औजार स्वयं लेकर आएगा, अर्थात पिटाई के लिए अपने लिए डंडी स्वयं लेकर आएगा। और धनराम भी बेचारा अपने लिए डंडी लेकर आया और मास्टर जी ने उसकी पिटाई की, क्योंकि वह 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया था। मोहन से वह काफ़ी प्रभावित थे, क्योंकि मोहन काफ़ी होशियार बच्चा था। उन्होंने उसे इस क्लास का मॉनिटर बनाया हुआ था। वह बच्चों को पढ़ाता था और मास्टर जी की तरह उन्हें दंड भी देता था। उसको मास्टर जी ने यह अधिकार दिया हुआ था। जब धनराम मास्टर जी को 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया तो मास्टर जी ने उससे कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, इसमें शिक्षा का ताप कहाँ लग पाएगा। तो इस कथन का तात्पर्य क्या हुआ कि उसकी मोटी बुद्धि है, किसकी, धनराम की, वह सही से नहीं पढ़ पाएगा। और मास्टर जी ने अपने थैले में से उसे 5-6 हंसियाँ निकाल कर दी और कहा कि इन पर धार लगा लाना। तो मोहन को तो वह प्यार करते थे, किंतु धनराम के लिए उनके मन में भी यही था कि यह आगे चलकर लोहार का ही काम करेगा। इस प्रकार वह अपनी पुरानी बातें याद करने लगे। अच्छा, मोहन पढ़ने में होशियार था, उसे छात्रवृत्ति मिली थी। इससे उसके पिता गदगद थे कि उसको छात्रवृत्ति मिली है। छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप। अब उन्होंने सोचा कि मैं अपने बेटे को आगे पढ़ाऊंगा ताकि वह एक बड़ा आदमी बन सके। इसलिए उन्होंने मोहन का दाखिला एक दूर के गांव में करवा दिया, जहां एक अच्छा विद्यालय था। लेकिन समस्या यह थी कि उस विद्यालय में जाने के लिए रास्ते में एक नदी पड़ती थी, उस नदी को पार करना पड़ता था। तो एक बार मोहन उस नदी को पार करके अपने घर लौट रहा था कुछ घसियारों के साथ, लेकिन तभी बरसात के कारण पहाड़ों से पानी का बहाव बहुत तेज आया और नदी में पानी बढ़ गया। किसी तरीके से मोहन और बाकी घसियारे अपनी जान बचाकर वहाँ से निकले। मोहन ने आकर सारी घटना अपने पिता को बताई तो बेचारे वृद्ध उसके पिता इस बात से घबरा गए, डर गए और उन्होंने मोहन को विद्यालय नहीं भेजा। लेकिन तभी अचानक ही इत्तेफाक ऐसा हुआ कि लखनऊ में उनका एक जानने वाला रमेश रहता था, जो गांव लौट कर आया। उसने मोहन के पिता से पूछा मोहन के बारे में, तो उन्होंने बताया कि मेरा मोहन बहुत होशियार है, उसे छात्रवृत्ति भी मिली थी, किंतु नदी के बहाव के कारण मैं उसको विद्यालय नहीं भेज पाता हूँ। तो रमेश ने मोहन के पिता से कहा कि वह मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दें। लखनऊ में अच्छे विद्यालय हैं, वो उसे वहाँ पढ़ा लेगा। वंशीधर जो थे, अर्थात जो मोहन के पिता थे, उनको जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गया था। उन्होंने खुशी खुशी अपने पुत्र मोहन को रमेश के साथ लखनऊ भेज दिया ताकि वह अच्छी पढ़ाई कर सके और एक बड़ा आदमी बन सके। यहाँ से मोहन के जीवन का दूसरा परिच्छेद शुरू होता है। परिच्छेद मतलब उसके जीवन की एक नई शुरुआत होती है। किंतु मोहन को नहीं पता था कि लखनऊ जाकर उसके साथ क्या होने वाला है। रमेश उसे अपने साथ लखनऊ ले गया। उसने कुछ दिनों तक उसका दाखिला विद्यालय में नहीं करवाया। घर की औरतें मोहन से छोटा मोटा सामान मंगाने लगीं। धीरे धीरे उनकी आदत बन गई मोहन को काम बताने की, और देखा देखी मोहल्ले की औरतें भी अब मोहन से सामान मंगाने लगीं। अब मोहन की जो हैसियत थी वो मात्र एक नौकर की बनकर रह गई थी, और इस बात को मोहन भी समझ चुका था।
मोहन ने कई बार रमेश से कहा, परिवार वालों से कहा कि मेरा दाखिला करवा दो, और कई बार कहने के बाद एक पास के ही छोटे से स्कूल में मोहन का दाखिला करवा दिया गया। मोहन वहाँ पढ़ने जाने लगा, लेकिन काम का अत्यधिक बोझ, ऊपर से नया शहर, नया विद्यालय, जिस कारण मोहन पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया। और 8वीं के बाद मोहन की पढ़ाई रमेश ने छुड़वा दी, यह कहकर कि पढ़ लिख कर भी क्या होगा, और उसको बाद में एक प्रशिक्षण विद्यालय में दाखिला करवा दिया। जैसे ITI होते हैं, पॉलिटेक्निक होते हैं ना, इस तरीके के एक विद्यालय में दाखिला करवा दिया। 1.5-2 साल बाद मोहन ने वहाँ से परीक्षा पास की, और अब वो नौकरी की तलाश में कारखानों के चक्कर लगाने लगा। धीरे धीरे उसे कारखानों के चक्कर लगाने की आदत पड़ गई, और मोहन बेचारा अपने घर तभी आ पाता था जब रमेश अपने घर लौटता था, या फिर कभी रमेश के घर वाले वहाँ लौट कर आते थे, तभी वह अपने घर जा पाता था, अन्यथा वह अपने घर भी नहीं आ पाता था। बाद में धीरे धीरे जब मोहन के पिता को भी यह बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ, पर वह किसी से कुछ भी नहीं कह पाते थे। इस कारण वे अंदर ही अंदर घुट रहे थे। कभी कभी धनराम जब मोहन के पिता से पूछता मोहन के बारे में कि वो तो बड़े आदमी बन गए होंगे, तो बेचारे चुप रहकर सिर अपनी गर्दन हिला देते थे। और धनराम भी कहता था कि मोहन लला तो पढ़ने में बहुत होशियार थे, बड़े आदमी बन ही गए होंगे। बेचारे दोनों दोस्त पुरानी यादों में खोए हुए थे। तभी मोहन ने देखा कि धनराम एक लोहे की छड़ को गोल शेप देने में लगा हुआ है, यानी उसको गोलाई देने में लगा हुआ है, लेकिन चाह कर भी वह उसे गोलाई नहीं दे पा रहा था। तब मोहन अपनी जगह से उठा और धनराम से उसने उस गोले को लिया और 2-4 नपी तुली चोट मारी, और उस लोहे की छड़ को उसने गोलाई दे दी, और इतनी सुंदर गोलाई दे दी कि धनराम भी देखता रह गया। धनराम अपने मन में सोच रहा था कि पुरोहित परिवार का एक पढ़ा लिखा लड़का कैसे एक लोहार का काम जानता है, और उधर मोहन की आंखों में एक नई रचना की चमक थी, एक नई सृजक की चमक थी। तो यह एक चैप्टर था बच्चों हमारा गलता लोहा, जिसमें लेखक ने जातिगत जो विभिन्नताएं होती हैं, लोग उन्हें मानते हैं, उन पर एक प्रहार किया है कि आदमी अपने कर्म से कब क्या बन जाए पता नहीं चलता, इसीलिए जाति का भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। अगला चैप्टर मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। गॉड ब्लेस यू।